Hello, my dear students and learner. Today we are going to start chapter 6 of history, that is social, economic, and cultural impact of the British rule. So, in this chapter, we are going to study about 7 topics. First one is hostile and unjust British policies. Second one is decline of Indian artisans, craftsmen, and peasantry. Introduction of plantation industries, poverty, famine, and loss of life in millions, effort made by British, and new means of transport and communication. And our last topic is drain of wealth to England. Okay. So in short we can say that इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश की उन पॉलिसीज़ में जो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं थी और जो ब्रिटिश के लिए फेवरेबल थी, जो ब्रिटेन के लिए फेवरेबल थी। हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में आर्टिसंस, क्राफ्टमैन और प्लीजेंट्री का डिक्लाइन हुआ, यानी कि इंडियन जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें आर्टिसंस यानी कि जो कलाकार हुआ करते थे, क्राफ्टमैन हुआ करते थे। क्राफ्टमैन मीन्स जो लोग पॉट्स बनाया करते थे, है ना, सिल्क के प्रोडक्ट बनाया करते थे। तो मतलब हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाने वाली कला। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्राफ्टमैन, आर्टिसंस, प्लीजेंट्री, है ना, मजदूर जो काम करके प्रोडक्शन किया करते, तो ये पूरी जो इंडस्ट्री थी ये डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन का मतलब ये डिक्रीज़ हो गई, इसका व्यापार बिल्कुल समाप्त हो गया अंग्रेज़ों की वजह से। तो ये एक टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करवाया। तो बच्चों में मैं आपको बता दूँ प्लांटेशन इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए जो पहले एग्रीकल्चर किया करते थे, यानी जो कृषि किया करते थे फार्मर, वो किया करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जिसमें वो चीज़ों को, ऐसी चीज़ें उगाया करते थे जैसे कि वीट, मेज़, ग्रेन्स, ठीक है ना, और राइस हुआ। तो ये सारे सेल्फ कंजम्पशन की चीज़ें फार्मर मार्केट में सेल भी कर सकता है ना और ख़ुद भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने प्लांटेशन स्टार्ट कराया किसका, ऐसी चीज़ों का जो इंडस्ट्रियल चीज़ें थी, ठीक है। हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कराया था, जैसे कि इंडिगो यानी कि नील की खेती, जो इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद थी, ठीक है। पॉवर्टी, फेमाइन एंड लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मिलियन, पॉवर्टी गरीबी हुई उस समय, फेमाइन मतलब सूखा पड़ा, और हज़ारों करोड़ों लोगों की उस समय जान गई। क्या कोशिश की ब्रिटिशर्स ने उन चीज़ों को सुधारने की, तो एफर्ट्स मेड बाय ब्रिटिशर्स, ये भी एक टॉपिक है इस चैप्टर में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। तो देखिए मैं ये कहूँगा बच्चों आप लोगों से कि ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है यातायात सुविधाएं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप के लिए जो चीज़ें दुरुस्त करवाई जाएँ, जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये सब कम्युनिकेशन के ये सब कम्युनिकेशन के साधन हैं। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए कराई थी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा कि कैसे इंडिया की वेल्थ को पूरा निचोड़ लिया था, ख़त्म किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So after the introduction of this chapter, let us discuss the first topic of this chapter। तो इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ruin ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैनशिप। तो क्राफ्टमैनशिप और आर्टिसंस यानी कि जो मज़दूर कलाकार हुआ करते थे, है ना, और क्राफ्टमैन हुआ करते थे, तो जो बास्केट बनाना, पॉट्स बनाना, पेंटिंग बनाना, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू सिल्क से बने हुए कपड़े बनाना, तो ये सब क्या था आपका, ये सब आता था आर्टिसंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप में। तो इंडियन इंडस्ट्री जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मीन्स होता है, हैंडी का मतलब होता है हाथ से, और क्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनोवेटिव क्राफ्ट हम बनाते हैं तो उसको हम हिंदी में कहते हैं क्राफ्ट को शिल्प। तो हस्तशिल्प जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। हुआ ये था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस थी, ठीक है, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ से बने हुए गुड्स की बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कहीं इस प्रकार का गुड नहीं बनता था, ठीक है।
लेकिन हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ब्रिटेन में अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली थी। अब जो ब्रिटेन में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली थी तो उसमें बनता था मशीन मेड गुड, और जो मशीन मेड गुड होता था वो बहुत ज़्यादा चीप होता था, मतलब सस्ता होता था। और जो हैंडीक्राफ्ट गुड होता था वो थोड़ा सा महंगा होता था, क्योंकि बच्चों उसमें हाथ से कारीगरी करके बनाया जाता था। हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स हुआ करता था उसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था मज़दूरों को। दूसरी तरफ मशीन से बना हुआ जो इंग्लैंड की मशीनरियों में बना हुआ जो मशीन का बना हुआ जो गुड्स था वो काफ़ी कम समय में बन जाता था और काफ़ी सस्ता भी होता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो ब्रिटेन की मार्केट में जो गुड्स था उसको उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, और वो ब्रिटेन की मार्केट का जो गुड्स था, फैक्ट्रीज़ में बना जो मैन्युफैक्चर गुड था, अब वो इंडियन मार्केट में सोल्ड होने लगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो इंडियन गुड्स था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला जो गुड्स था उसको बेचने के लिए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मज़दूर हुआ करते थे या जो आर्टिसंस हुआ करते थे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को या इंडिया की गवर्नमेंट को। तो जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट गुड हुआ करता था उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती थी, और जो ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर गुड होता था उस पर अंग्रेज़ कोई टैक्स नहीं देते थे किसी को, तो उसकी प्राइस क्या होती थी, कम होती थी। तो जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका गुड सेल ही नहीं हो रहा था, ना इंडियन मार्केट में ना इंडिया के बाहर। अगर वो इंडिया के बाहर सेल करने जाते तो ब्रिटिशर्स उन पर टैक्स लगा देते थे उन गुड्स पर, जिसकी वजह से उन गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती थी और महंगा हो जाता था गुड्स, तो लोग लेते नहीं थे। इस प्रकार से क्राफ्टमैनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने, इंडियन मार्केट से नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन। तो डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर जो स्टैग्नेशन है उसका मतलब होता है कोई ग्रोथ ना होना, है ना, कोई उन्नति ना होना, किसी चीज़ का इंक्रीज़ ना होना, बढ़ना अगर रुक जाए, इंक्रीजमेंट अगर रुक जाए, ग्रोथ रुक जाए। और डिटेरियोरेशन का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना या क्षीण हो जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ ख़त्म हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, कारण ये था कि शोषण हो रहा था प्लीजेंट्स का। ठीक है ना, प्लीजेंट्स मतलब कौन, जो उस समय ज़मीन जो एग्रीकल्चर किया करते थे और एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन किया करते थे, यानी कि बेसिकली फार्मर या मज़दूर। तो फार्मर या मज़दूर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी वो क्या करते थे कि बड़े बड़े जो लैंड ओनर हुआ करते थे उनसे ज़मीनों को लैंड पे लिया करते थे, और लैंड पर ज़मीन लेने के बाद उनको उस पर खेती करनी होती थी, और जो भी ग्रोथ करना होता था उनको फूड ग्रेन्स को, ठीक है, जिसकी इसकी अब वो प्रोडक्शन करना चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो ज़मींदार हुआ करते थे वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ज़मींदार मीन्स लैंड ओनर, वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे या रेंट कलेक्ट किया करते थे, किससे, प्लीजेंट से और फार्मर से, और वो टैक्स जो हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स को उन्हें सबमिट कराना होता था। ठीक है, अब ब्रिटिशर को इससे कोई मतलब नहीं होता था कि वो टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो प्लीजेंट्स या जो फार्मर हुआ करते थे वो टैक्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। तो ऐसे में उनको कर्ज़ा लेना होता था, यानी डेप्ट लेना होता था। डेप्ट लेने की वजह से वो अगले साल भी उनकी जो इनकम है वो भी डेप्ट में चली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट और मनी लेंडर के द्वारा। किसका हो रहा था, प्लीजेंट्स मज़दूरों का, या फिर हम कह सकते हैं फार्मर्स का। ठीक है, अब जो फार्मर्स या हम कह सकते हैं जो आपके प्लीजेंट्स थे, मज़दूर थे, उनको ग्रो करने के लिए अच्छी फसल यानी अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए उनको अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए थे, कैटल चाहिए होता था, फर्टिलाइज़र है ना, मैन्योर चाहिए होता था, है ना, और ये सारी चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर होती थी क्योंकि महंगी होती थी। और ज़मींदार एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे। ठीक है, ज़्यादातर लैंडलॉर्ड एब्सेंट रहते थे, है ना, और उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब होता था। उनको रेंट कलेक्ट करना है और रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करने हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इम्प्रूव करने में एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज करने में एग्रीकल्चर को। तो यही कारण रहा जिसकी वजह से स्टैग्नेशन हुआ एग्रीकल्चर का,
और डिटेरियोरेशन हुआ. ओके, our students and learner, let's start our next topic, that is the lack of development of modern industries. Modern industries का जो development है क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. Machine age in India begin with introduction of cotton, textile, jute, coal mining industries in 19th century. Most of the modern Indian industry were owned by the British capitalists. They were interested in investment in India because labor were cheap, raw material were easily available, and there was a ready market. So इंडिया को मशीन एज कहा जाता था, ठीक है. किसके साथ मशीन एज कहना शुरू कर दिया हमने इंडिया में, जब इंडिया में कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और कोल माइनिंग जो थी 19th सेंचुरी में, उसके साथ मशीन का उपयोग होना शुरू हुआ. उस एज को इंडिया में मशीन एज कहा जाता है. मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के द्वारा संचालित होती थी. इसका मतलब ये है कि जो एडवांस इंडस्ट्रीज़ थी सारी, जहाँ पर भी मशीन यूज़ होती थी, वहाँ पर मशीन्स पर सारा पैसा, प्रोडक्शन गतिविधियों पे सभी प्रकार का पूरा पैसा किसने लगाया हुआ था, ब्रिटिशर्स ने लगाया हुआ था. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते थे, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत चीप होती है, मतलब सस्ती अवेलेबल हो जाती है. लेबर का मतलब मज़दूर बहुत, हमें उसको बहुत कम मजदूरी देकर, पगार देकर उसे रखना होता है, ठीक है. तो बहुत चीपली अवेलेबल हो जाती है लेबर. रॉ मटेरियल बहुत इजी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है. तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत जल्दी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं. इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो इंडिया है वो हमारे लिए रेडी मार्केट है, हम डायरेक्ट इंडिया में ही प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्शन को से जो प्रॉफिट होगा वो ब्रिटिशर्स की जेब में जाएगा, ठीक है. और जो भी प्रोडक्शन हम इंडिया में करेंगे उसकी सेल हम इंडिया में भी कर सकते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, इंडिया के जो कैपिटलिस्ट थे, मतलब इंडियन जो लोग थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अपना पैसा इंडियन इंडस्ट्रीज़ में लगाना चाहते थे और प्रोडक्शन करना चाहते थे, है ना. वो ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन करना पड़ रहा था किसके साथ, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है. आगे चल के जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे उन लोगों ने और भी इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया, जैसे कि राइस फ्लोर, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, आयरन, स्टील, सीमेंट, पेपर, मैचेस एक्सेट्रा, है ना. दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड, इंडियन कैपिटलिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड दीज इंडस्ट्रीज. लेकिन हाउएवर इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप स्लोली, लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो डेवलपमेंट था वो बहुत कम था, बहुत धीरे धीरे स्लो हो रहा था, क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के साथ क्या करना होता था, कंपटीशन होता था उसका, ठीक है, compete करना पड़ता था. सो आगे कहानी में स्टार्ट करता हूँ स्टोरी. अब हुआ ये, जो ब्रिटिशर्स कैपिटलिस्ट थे, ब्रिटिशर पूंजीवादी, जो मतलब पैसा लगाते थे अपना इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री में, तो जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, उनको बैंक लोन मिल जाता था, ठीक है. और क्या कहते हैं, रेलवे के फ्राइट चार्जेस भी उनके कम हो जाते थे. फ्राइट चार्जेस का मतलब होता है जब हम रेलवे के थ्रू किसी सामान का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस पर हमें भाड़ा देना होता है, ठीक है. फ्राइट को कहते हैं भाड़ा, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं. आगे जो इंडियन कैपिटलिस्ट हुआ करते थे दूसरी तरफ, मतलब इंडियन पूंजीवादी लोग, मतलब जिनके पास पैसा हुआ करता था और जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे या जो चला रहे थे इंडस्ट्रीज़, उन लोगों के पास जो पैसा था वो जो था उन्होंने लगा दिया था ऑलरेडी, लेकिन उनको अब और पैसा चाहिए था इंडस्ट्रीज़ में लगाने के लिए, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, न्यू इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए. तो उनको लोन लेना होता था बैंक से, गवर्नमेंट से. तो जो वो लोन लिया करते थे उस लोन पर उनको काफ़ी हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था. इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको हैवी रेलवे फ्रेट भी पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन में. ब्रिटिशर्स को रेल का भाड़ा कम देना होता था. जब ब्रिटिशर्स को ट्रांसपोर्ट कराना होता था अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ब्रिटिशर्स उसके लिए बहुत कम भाड़ा दिया करते थे रेलवेज़ को. लेकिन जो इंडियन हुआ करते थे उनको रेलवेज़ को ज़्यादा भाड़ा देना होता था, जिसकी वजह से उनके सामान की कीमत फिर बढ़ जाती थी. दूसरी जो वीकनेस थी वो ये थी कि जो हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्री जो
हम कह सकते हैं मेटलॉजिकल इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, उस या फिर बड़े बड़े प्लांट आयरन और स्टील के, केमिकल के और ऑयल के, इस प्रकार के प्लांट्स को, इस प्रकार की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया गया, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, ये एक दूसरी वीकनेस रही इंडिया की। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इंडिया की जो दूसरी एक और वीकनेस है वो ये है कि हैवी इंडस्ट्री या कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इनकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री जिसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री वर्क कर सके। जैसे कि आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारी आयरन और स्टील की चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अब वो आयरन और स्टील की जो चीज़ें होती हैं, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उससे जो गुड्स बनता है वो दूसरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आसपास जो अपने आपके जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, जिसमें आयरन है या स्टील है, वो जो बन के आ रहा है वो एक दूसरी इंडस्ट्री से बन के आता है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बड़ी बड़ी शीट्स बनाती हैं मेटल की, वो शीट दूसरी इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं कि क्यों इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी प्रकार की इंडियन इंडस्ट्री को कोई भी हेल्प नहीं करते थे, जैसे कि उनको टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते थे। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी। फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती थी। आज अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है फाइनेंशियली, उसको नॉलेज देती है। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जिनका काम है इस प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन दे। और उस समय जब हम बात कर रहे हैं जिस पीरियड की, उस समय जो हमारी कंट्री थी उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक्स, इस प्रकार की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे वो उनका अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का। कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। अनदर नेगेटिव फीचर of Indian industrialization was that it was contracted only a few region in a country। मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो औद्योगिकरण हुआ, वो इंडिया की कुछ ही पर्टिकुलर हिस्सों में हो पाया, सभी हिस्सों में बराबर औद्योगिकरण नहीं हुआ। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हुई इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में। तो ये भी एक कारण रहा। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उनके पास जो डिमांड थी उनको उससे प्रोटेक्ट करना होता था। किससे प्रोटेक्ट करना होता था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से। इंडियन गुड्स की जो डिमांड हुआ करती थी उसको अक्सर कंपटीशन फेस करना होता था, किससे? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट से। तो जो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट थे वो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे इंडिया में। देखिए, जब कोई कंट्री किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान को इम्पोर्ट करवाती है तो उसको उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है। जैसे कि इंडिया अगर आज अमेरिका से किसी भी प्रकार का कोई भी सामान इंपोर्ट कराती है, मतलब मैं इंडियन हूँ और अगर मैं अमेरिका से किसी भी प्रकार की मशीनरी या कोई भी सामान इंपोर्ट करूँ या परचेज़ करूँ, ठीक है, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी उसके ऊपर। ठीक, इंपोर्ट ड्यूटी मीन्स टैक्स देना होगा। तो इसी प्रकार से जो ब्रिटेन के लोग थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो जब वो ब्रिटेन से, है ना, गुड्स को अपने देश में लाया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती थी, मीन्स कोई टैक्स नहीं देना होता था, जिसकी वजह से मशीन से बना हुआ गुड्स बहुत सस्ता हुआ करता था, है ना। तो इस प्रकार से ये भी एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट जो नहीं हुआ था इंडिया में, ये भी उसका कारण है। दूसरी तरफ 1920 और 1930 का अगर हम एज देखें तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फोर्स किया इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादा गुड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आया, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आया तो जो ब्रिटेन था उस समय वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में इस प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, है ना। आर्मी के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा था उस समय। तो उस समय इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको फ़ायदा मिला, उनको बूस्ट मिला, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स उस समय मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड उलझा हुआ था उस समय, ठीक है। तो गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया में ही हो रहा था।
Students, if you like this video, please comment down below and hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.